हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के 10th एवं 12th वाले क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग जैव विविधता टॉपिक को लेकर चल रहे थे और इस जैव विविधता वाले टॉपिक में हमने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चा कर ली थी ना। जो क्लास 12th की ये बैच चल रही है, जैव विविधता टॉपिक को लेकर चल रहे थे। यूनिट नंबर 5 ही स्टार्ट मैंने किया था, जिसमें जीव और समष्टि टॉपिक को पढ़ा दिया था और क्या पढ़ा दिया था बेटा आपको, पारितंत्र। ये उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है यूनिट नंबर 5 का। इसमें जैव विविधता मैंने स्टार्ट किया था, तो हमने समझाया था कि जैव विविधता क्या होता है, क्या नहीं होता है, जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जैव विविधता पर अनुवांशिक प्रवणता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा कर लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जाति क्षेत्र संबंध के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और फिर लास्ट में हमारा जो फैसिट बचेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण ना। तो बच्चे आइए मेरे बाबू, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा कि हमने हमारी हेडिंग क्या है, ये ध्यान देना बेटा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए है बेटा। जिसके पास भी ये चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी, वह सब जगह काम आएगा ना। तो यह है जैव विविधता का शायद तीसरा पार्ट है हमारे हिसाब से। चलिए बेटा, तो देखिएगा जाति क्षेत्र संबंध। सबसे पहली बात बेटा, अगर जाति क्षेत्र संबंध की बात करेंगे ना, तो इसे किसने दिया था बेटा? तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने इसे क्या किया था, दिया था ना। किसने दिया था इसे? कैसे भाई, कौन आ गया यार? यार तुम लोग पढ़ाने दो भाई, अभी तो स्टार्ट किया, तब से तुम्ही लोग पढ़ लो। अलेक्जेंडर क्या बताओ, क्या पहले गलती हो जा रहा है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो बेटा जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे ना, इन्होंने क्या दिया था, इसे दिया था। हम्बोल्ट ने इसका प्रतिपादन किया तथा इसकी खोज दक्षिण अमेरिका के जंगल से किया था। इसकी खोज कहाँ किया था? दक्षिण अमेरिका के जंगल से किया था। अच्छा, वास्तव में मैं आपसे पूछूं तो ये तो बात हमने समझ लिया, इसकी खोज किसने किया था बेटा? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। और इसके प्रतिपादन किया था, और इसकी खोज कहाँ किया था? दक्षिण अमेरिका के जंगल से किया था। भैया मैंने जल लिख दिया क्या? यहाँ लिखिए बेटा, आप लोग जंगल लिखिए, गलती से हो गया है। ये यार जंगल, इतनी मक्खी कहाँ से आ जाती है, नहीं समझ में आ रहा है, समझिएगा। तो देखिएगा जंगल में इसकी किया था। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बताया क्या था? इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे पास ये है कि इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने किसके बारे में चर्चा किया था बेटा? तो अगर मैं चर्चा की बात करूँ कि इन्होंने बताया क्या था बेटा, तो इन्होंने ये बताया था ना, तो जो जाति समृद्धि होती है, देखो भाई कहीं से बिंदी कुछ लग जाए तो हमारा इसमें दोष नहीं है। इसमें किसकी दोष है? ये मक्खियों की दोष है। बताइए क्लास, अब मक्खी आ जा रही है, बताइए मैं क्या करूँ? इसको पूरा दरवाजा बंद कर देता हो तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पढ़ा नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से आज कुछ संख्या में ज़्यादा आ गए हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, ये बताते किसके बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने यही बताया बेटा कि जो जाति समृद्धि होता है ना, वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्या बताया बेटा इन्होंने? कि जातीय समृद्धि ये क्या होता है? क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्या बताया इन्होंने? जाति समृद्धि जो होती है क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा? समानुपाती। इसका जाति जो समृद्धि होती है बेटा, इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? जाति समृद्धि को। तो जाति समृद्धि को बेटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं किससे? एस से। और क्षेत्रफल को किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से। किसे करते हैं? ए से। तो कुल मिला के इन्होंने ये बताया, अगर आपका क्षेत्रफल जो एरिया है, अगर एरिया बढ़ता है तो आप समझिएगा जाति समृद्धि भी क्या होगी? बढ़ेगी। यस का मतलब क्या होगा? यस भी बढ़ेगा। अगर आपका बाबू एरिया कम होता है तो आप समझिएगा जाति समृद्धि में भी क्या आ जाएगी? आपकी कमी आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो अगर ये बढ़ रहा है तो यस भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो यस भी बच्चे क्या होगा? घटेगा।
समझ रहे हो? तो ये ध्यान देना। तो कुल मिला के क्षेत्रफल बढ़ने पर जाति समृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है। क्षेत्रफल बढ़ने पर अगर मोटे मोटे तौर पे अगर बात लिखना चाहे तो क्या बात लिखना चाहेंगे? क्या लिखना चाहेंगे बेटा कि क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल बढ़ने पर जातीय समृद्धि बढ़ती है। जाति समृद्धि बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? तो अगर बेटा जाति समृद्धि बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और उसी को लेकर बीच में उन्होंने ग्राफ दिया बेटा। अब देखो इस ग्राफ में आप देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या दिखाई दिया है? क्षेत्रफल। अब ये क्या दिया बेटा? जाति समृद्धि। तो इधर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षेत्रफल हमारा क्या हो रहा है? बढ़ाते जा रहे हैं। इधर ऊपर की तरफ जाति समृद्धि भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ रहे हो? जाति समृद्धि भी बेटा क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। वही अगर दूसरी बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे कुछ देखो वैल्यू दिया है। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण भी दिया है। इसको उन्होंने क्या कहा है? लॉग। लॉग बराबर क्या होता है? लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है ना? इसमें बेटा कुछ चीजें हैं जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है? जेड क्या है बेटा? तो जेड क्या है? रेखी ढाल। ये क्या है? रेखी ढाल। मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा जाति समृद्धि बढ़ेगा तो ढाल क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ढाल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल अगर ये घटेगा तो जाति समृद्धि घटेगी तो ढाल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ढाल कहाँ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ जाएगा। तो ध्यान देना है। तो जेड जो दिखाता है किसको दिखाता है? रेखी ढाल को दिखाता है, स्लोप को दर्शाता है। वही जो सी क्या है बेटा? ये वाई अंतःखंड होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स होता है। समझ रहे हैं? और जो हमारा क्षेत्रफल जाति समृद्धि उसको किसको प्रेजेंट करते हैं? यस से। और जो क्षेत्रफल है किसको प्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है? तो इस बात को बेटा याद रखेंगे। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनने वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये किसके बारे में बताता है? तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर आप इतना कर सकते हो कि अगर सर जी क्षेत्रफल बढ़ता है तो जाति समृद्धि मतलब अलग अलग जातियों की भी संख्या बढ़ने की प्रबल संभावनाएं होती है। तो जाति और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? इसी संबंध को फाइंड किसने किया था? वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बेटा। ठीक है? पूछ सकता है यह जेड का मतलब क्या होता है, यह सी का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है बेटा, ए का मतलब क्या होता है, ये आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है? ये ध्यान देना। इसे हम लोग कई बार ये भी कहते हैं समयांश गुणांक भी कहते हैं इसको हम लोग। रीजनल कांस्टेंट इसको क्या कहते हैं? रीजनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो ये भी नाम याद रखेंगे बेटा। दूसरी बात, अगर छोटे क्षेत्रों में देखें वर्गीय समूह कितने होता है बेटा? अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए छोटे समूहों में, तो छोटे समूहों में अगर बच्चे हम लोग बात करें यहाँ पे छोटे समूह वर्ग छोटे क्षेत्रों में ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ लिखेंगे छोटे क्षेत्र। तो बेटा छोटे क्षेत्र में अगर देखेंगे हम लोग किसकी बात करें? वर्गीय समूह की। किसकी बात करेंगे बेटा? वर्गीय समूह की। तो छोटे समूह जो वर्गीय समूह होता है बेटा वो कहाँ से कितने बीच होता है? जिसको बोलते हैं जेड। किसे प्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो जेड कितना होता है? 0.1 से लेकर कितना होता है? 0.2 तक। कितना होता है? 0.1 से लेकर 0.2 होता है। और वही जब बेटा बड़ा अगर महाद्वीप होगा क्या होगा? या बड़ा क्षेत्र, अगर ये बेटा बड़ा क्षेत्र होगा तो बड़ा क्षेत्र में कंडीशन क्या होगा? यहाँ वर्गीय समूह देखने की कोशिश करेंगे बेटा, आपको क्या दिखाई देगा? वर्गीय समूह। तो यहाँ अगर वर्गीय समूह देखेंगे बेटा कितना होता है? तो 0.6 सॉरी जेड बराबर 0.6 से लेकर बेटा कितना होता है? 1.2 तक होता है। तो कभी कभी अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी याद रखेंगे। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर बस इतना याद करेंगे, जाति समृद्धि में क्षेत्रफल बढ़ने पर जाति समृद्धि भी क्या होती है? बढ़ती है। यही बताया गया था इसमें। तो इसमें जो भी पॉइंट था आप समझ गए हैं। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं ना। चलिए बेटा, तो आइए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे जैव विविधता की क्षति ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे बेटा। चलिए, ये तो एकदम परेशान करके रख दिया भैया। जैव विविधता में क्षति। अब बेटा देखो जैव विविधता की में क्षति, अब इसका मतलब लल्ला क्या होता है जरा समझिएगा। अब जायज सी बात है अगर जैव विविधता में क्षति की बात कर रहा है तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे यही कहोगे ना, जीव जंतुओं की संख्या में कमी आना। क्षति मतलब हो रहा है उनका क्या होना? ह्रास होना, घटना। तब भैया उनका ह्रास कब होगा? जैव विविधता में क्षति आने का मतलब परिभाषा क्या होगा? तो आप कह सकते हो ना इसके वे जीव जंतुओं की संख्या में क्या लिख सकते हैं बेटा? इसकी परिभाषा में जीव
जंतुओं, जीव जंतुओं की संख्या में तेजी से कमी आना, तेजी से कमी आना। और जीव जंतुओं की संख्या में जब तेजी से बेटा कमी आता है तो उसी को ध्यान देना है। हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता क्षति। क्या बोलते हैं बच्चे, जैव विविधता क्षति। जैव विविधता क्षति में और कुछ नहीं, जीव जंतुओं की संख्या में तेजी से कमी आना। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भैया क्षति क्यों हो रहा है, क्षति होने के पीछे कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण इसमें बेटा क्या है, मानव क्रियाकलाप। ध्यान देना कि जैव विविधता क्षति के लिए जैव विविधता जैव विविधता क्षति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मानव क्रियाकलाप है। अब देखो बेटा, अगर मानव क्रिया जैव विविधता की क्षति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, अगर मानव क्रियाकलाप है तो मानव ऐसा क्या क्या कर रहा है जिससे भैया दिक्कत हो रहा है। अब देखो बेटा, आपको बताऊं, जैसे इसके अगर पूछा जाए कि मानव ऐसा क्या क्या कर रहा है इससे इतना ज़्यादा क्षति हो रहा है, बेटा बात नहीं करेंगे, समझिए मेरी बात को ध्यान से। तो ऐसा कौन कौन सा मानव कार्य कर रहा है बेटा जिससे क्षति हो रही है। तो देखो बच्चे, अगर सबसे पहला का रीजन मैं देखूँ तो देखो सबसे बड़ी बात ना, प्रशांत जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर। तो ध्यान देना है, प्रशांत महासागर ये बेटा उष्ण कटिबंधी। अब कल मैंने बताया था आपको, जो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है, ये सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि यहाँ बारिश, तापमान, वर्षा सब कुछ अनुकूल स्थिति में होता है, मौसमी दशाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, इसलिए जीव संख्या यहाँ क्या होती है, अधिक होती है। अब हुआ क्या, प्रशांत महासागर उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधी द्वीप पर आवासी, ध्यान देना बेटा, बात नहीं करेंगे, आवासी बस्तियां बसाई गई। अब यहाँ क्या किया है बेटा कि ध्यान देना है, प्रशांत महासागर उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां बसाई गई। अब इस आवासीय बस्तियों के बसाए जाने के कारण आपको बताऊं, कम से कम जिसके कारण यहाँ 2000 मूल पक्षियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। 2000 स्थापित बस्तियां बसाई गई, जिसके कारण यहाँ की मूल निवासी लगभग 2000 पक्षियां विलुप्त हो गई। क्या हो गई बेटा, विलुप्त हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग देखो, अब बताओ ये कारण हुआ नहीं, जहाँ बताइए इस क्षेत्र में जब जानते हो कि इतनी सारी पक्षियाँ निवास करती हैं, तो वहाँ जब मानव बसाओगे तो उनका आवास क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो क्या इनके मौसम इनके अनुकूल है कि नहीं है, वहाँ के जो मानसून है उनके अनुकूल है कि नहीं, वहाँ तापमान उनके अनुकूल है कि नहीं है, तो अगर मौसमी दशाएं अनुकूल नहीं होगी, या जो भोजन खाना चाहती हैं वो भोजन वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जिसके साथ वो सर्वाइव करना चाहती है वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे सोचिएगा, अब हुआ क्या आपको बताओ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, अभी हमने क्या किया, हमारे भारत से चीता की संख्या खत्म हो गई थी, तो हमने क्या किया, अफ्रीका के एक देश है जिसका नाम है नामीबिया, और नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए। क्या मंगाए, 8 चीते मंगाए, और उस 8 चीतों को लाकर कहाँ छोड़ा गया, तो इसे कहाँ छोड़ा गया बेटा, मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगल में, कुन्नो पार्क में, पन्ना के जंगल के आसपास कुन्नो पार्क है, उसे पे 8 चीताओं को छोड़ा गया। अब वह 8 चीतों में से लगभग 4 से 5 चीते क्या हो गए, मर गए। तो क्यों मर गए भाई, अब जायज़ सी बात है कि वह चीते जब यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से वहाँ के मानसून में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया।
जो खाद्य श्रृंखलाओं का भोजन वो संग्रहण करते थे वह भोजन यहाँ हो सकता है न अवेलेबल हो। समझ रहे हो? तो कई सारे रीजन होते हैं जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे आप समझिए सबसे बड़ा कारण, आप सोचते हो कि अब जाते हो, जब गैया लेने जाते हो तब कहीं पर गैया वो 50 लीटर दूध दे रही है, जब अपने ख्याल आते हो तो 20 लीटर दूध नहीं दे रही है, तो कहोगे भैया गैया खराब दी, धोखा दे दी। गैया धोखा नहीं दी, क्योंकि जब गैया जिस दशा में वहाँ रह रही थी, वहाँ की इन्वायरमेंटल दशा जो थी वो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल दशा वैसा उससे नहीं मिल पाया, इसीलिए उसके दूध पान इस सभी में क्या आ गया बेटा, कमी आ गया। समझ रहे हैं? तो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर। अब बताओ, मानव के हस्तक्षेप से, मानव के क्रियाकलापों से क्या हुआ, 2000 पक्षियाँ, वहाँ की मूल पक्षियाँ क्या हो गई बेटा, विलुप्त हो गई। अब बताओ, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात, मानव का पर्यावरण पे हस्तक्षेप बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, मानव का पर्यावरण पे हस्तक्षेप, दूसरा लिख सकते हैं, मानव का पर्यावरण पर हस्तक्षेप। और जब आप पर्यावरण को हस्तक्षेप करेंगे बेटा तो पर्यावरण क्या होंगे, प्रदूषित होंगे, हमारा जीव भी क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। तो दूसरी कारण भी दे सकते हैं, मानव का पर्यावरण पे क्या बेटा, हस्तक्षेप दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा दूसरा दे सकते हो, आवास का विखंडन या ह्रास। तीसरा क्या दे सकते हो बेटा, आवास का विखंडन या ह्रास बेटा। अब बताओ बच्चे, जब जहाँ पे जीव रह रहे हैं उनके आवास छीन जाएंगे, वहाँ पे आप अपना मकान बनवा देंगे या कुछ वहाँ फैक्ट्री डाल देंगे, कुछ डाल देंगे। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि दक्षिण भारत में कम से कम 400 हेक्टेयर जंगल को क्या किया गया था, साफ कराया जा रहा था। अभी हाल का मुद्दा मैं बता रहा हूँ बेटा, 2-4 महीने पहले की बात। अब 400 एकड़ क्षेत्र जंगल को कटवाया जा रहा था, तो वहाँ से जो हाथियाँ थी, जो घोड़े थे, जो हाथियाँ थी, जो अच्छे अच्छे बंदर उंदर थे, वो जेसीबी के आगे आके खड़ी हो गए, जानवर आके आगे खड़े हो गए, इसको मत उजाड़ो, ये हमारा क्या है, घर है, मेरा आवास है। हाथियाँ जहाँ रहती है पर्टिकुलर वही निवास करती है, ये वास्तविक है। अभी 4-5 महीने पहले का अपडेट उठा के देखिए आप, दक्षिण भारत में पूरे जंगलों को ही काट दिया जा रहा था, काटा गया सिर्फ फैक्ट्री बैठाने के लिए, और उसे 1 रुपया लीज में किसको दिया गया था, अडानी कंपनी को। तो अब ना यहाँ बिजनेस बैठाइए। अब सोचिए वहाँ पूरा पर्यावरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहाँ जीव क्या होंगे बताओ, विलुप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया इससे क्या हुआ, देखो, तो आवास का विखंडन या ह्रास, जब आवास का विखंडन हुआ तो पहले ध्यान देना 14% वन पाए जाते थे पहले, कितना इसके वजह से बेटा, पहले कितना पाए जाते थे, पहले 14% वन पाए जाते बेटा, 14% वर्षा वन पाए जाते थे, परंतु वर्तमान में 6% वर्षा वन मिल रहे हैं। अब सोचो वर्षा वन, अब सोचो इतना आखिर वन गए कहाँ, ये सारे वन बेटा गए कहाँ। तो ये भी बेटा एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, समझ रहे हो नहीं। तो इसके कारण भी बेटा क्या हो रहा है, समस्या आ रहा है। अब दूसरी और क्या दे सकते बेटा, चौथा कारण, संसाधनों के अतिदोहन। तो संसाधनों के अतिदोहन, अगर संसाधन का मतलब जैसे कोयला आप लगातार खनते चले जा रहे हो तो उससे भी तो हीट बढ़ रहा है। अब हीट बढ़ने से जीव मर जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, कई सारी समस्याएं हो रही हैं। तब अगर बहुत लगातार अगर आप क्या करो, संसाधनों का अतिदोहन करोगे, मनमानी ढंग से प्रयोग करोगे, तो उससे भी क्या होगा, हमारी जैव विविधता का ह्रास होगा। अब आप बताओ, अतिदोहन करने से 500 जातियां विलुप्त हो गई। आप बताऊं, अतिदोहन के कारण 500 जातियां क्या हो गई बेटा, विलुप्त हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैव विविधता में क्षति क्यों हो रहा है, तो आप ये सभी कारणों दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं आराम से, कि भैया क्या हो रहा है। देखो, प्रधान सागर उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवास बसाए गए, जिससे लगभग 2000 जातियां विलुप्त हो गई। वहीं आप देख रहे हो मानव का पर्यावरण में हस्तक्षेप हो रहा है। वहीं आप देख रहे हो आवास का विखंडन या ह्रास की वजह से 14% वन पाए जाते थे, अब कितने बच रहे हैं, 6%। वही संसाधनों का अतिदोहन के कारण 500 जातियां क्या हो गई बेटा, विलुप्त हो गई। इसके अलावा बेटा और क्या दे सकते हो बेटा, जलवायु परिवर्तन दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, जलवायु परिवर्तन भी दे सकते हो बेटा, जलवायु परिवर्तन के कारण भी ऐसा हो रहा है। और क्या देख सकते हो बेटा, जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण प्रदूषण भी देख सकते हो, पर्यावरणीय प्रदूषण बेटा,
पर्यावरणीय प्रदूषण। इसके अलावा बेटा और क्या दे सकते हो, ये कारण और दे सकते हो बेटा, क्या, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण बेटा। अब जरा सोचो ध्यान से, अब अगर हम यूकेलिप्टस लगा दे एक पेड़ यहाँ पे, तो अगल बगल के जो पेड़ होंगे सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में कम से कम 80 लीटर पानी सोखता है, एक दिन में 80 लीटर पानी सोखता है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर एक दिन में 80 लीटर पानी सोख रहा है तो वो क्या कर रहा है, अगल बगल के जो पेड़ पौधे उतना पानी खींच नहीं पाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए यूकेलिप्टस को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ का आतंक। अगर बाढ़ जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा आ रहा है वहाँ कौन से पेड़ लगा दो, यूकेलिप्टस का, तो पानी को क्या करेगा, सोख लेगा। समझ रहे हैं? तो ये सभी कारण है बेटा जिसके कारण पर्यावरण का क्या हो रहा है बेटा, क्षति हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है। और जब क्षति हो रहा था बताओ, तो क्या अब जीवों को बचाना ही नहीं बचाना है? क्योंकि हमने देखा है जीवों का लाभ क्या है, जैव विविधता का लाभ क्या है, तो औषधियों में लाभ आता है, कृषि में लाभ आता है, और प्राकृतिक सौंदर्यता में वृद्धि होती है, जिससे अधिक से अधिक क्या होती है, कमाई होती है बेटा। तो बताओ, अब जीवों की संख्या नीचे से घट रही है, तो सरकार इसका क्या करेगी, संरक्षण करेगी। सरकार इसका क्या करेगी बेटा, संरक्षण करेगी। तो ध्यान देना बेटा, आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके, अभी आगे इसके बचाव की बात करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, 2000 पक्षियाँ मतलब जातियाँ जो है विलुप्त हो गई, या 2000 पक्षियों की जातियाँ विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई बेटा। आपको बताओ विदेशी जातियों का तुम्हारे बताओ, थोड़ी सी बात आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसका। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, नहीं हो गया? हाँ, यहाँ तक की बात क्लियर होगी? चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा अगर आगे बढ़े तो थोड़ी सी बात समझिए बेटा, तो हमारे पास क्या था, विदेशी जातियों का आक्रमण अतिक्रमण से दिखाएंगे तो आपको बहुत सारी बात एग्जाम्पल सामने आएंगे। अभी जैसे आपको समझाता हूँ, चलिएगा। पहले अभी देखिए कि हमारे पास हमने क्या किया, एक संस्था हमारे पास कौन है, IUCN। इसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताया था बेटा, IUCN। तो हमने बताया था ना, ये क्या जारी करता है बेटा, रेड डाटा लिस्ट। ये कब जारी किया गया था, 2004 में। कब आया था बेटा ये, 2004 में। ये क्या करता है, रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। ये क्या करता है, रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। और रेड डाटा लिस्ट में ध्यान देना, जिसमें इसमें विलुप्त जातियां रखी जाती है। इसमें क्या रखी जाती है बेटा, इसमें लिस्ट में इसमें विलुप्त जातियां रखी जाती हैं। मतलब जो जाति बेटा विलुप्त हो गई, उनके एकाक जीव अगर बचे हुए हैं तो उन्हीं को बचा के किसमें डाला जाता है, IUCN में। और धीरे धीरे उनकी संख्या को क्या किया जाता है, यहाँ पे बढ़ाया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। समझ रहे हो? तो जो जाति से विलुप्त हो गई, मान लो एकाक ठो बस बचा रह गया, तो हम लोग उसको कहाँ डाल देंगे, रेड डाटा लिस्ट में। और रेड डाटा लिस्ट में कब तक डाले रहेंगे, जब तक इनकी संख्या सामान्य ना हो जाए। समझ रहे हो? तो इनको सुरक्षा के लिए हम लोग कहाँ डाल देंगे, IUCN में। IUCN में किसमें डालेंगे, रेड डाटा लिस्ट में। ठीक है। अब बेटा जब डाला गया तो इसमें ध्यान देना, पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं। इस डाटा के अनुसार बेटा अगर कहेंगे तो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई, जातियां विलुप्त हो गई। अब सोचिएगा, इस अभी जो हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है उसके आधार बात कर रहे हैं। वैसे तो पता नहीं कितनी विलुप्त हो गई होंगी, पर जो हमारी जानकारी में है उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें से कितने विलुप्त होंगे बेटा, 784 जातियां बेटा विलुप्त हो गई। ऐसा 784 जातियों में आप देखने की कोशिश करोगे तो कशेरुकी की संख्या कितनी थी बेटा, इसी में देखेंगे कुछ क्या थे, कशेरुकी। तो कशेरुकी की संख्या कितनी थी बेटा, 338 थी। कितनी थी, 338 थी। इसके अलावा बेटा इसी में क्या थे, पादप की संख्या कितनी थी बेटा, इसमें 87। पादप की संख्या कितनी थी बेटा, 87। और क्या थे बेटा इसी में, और क्या थे, अकशेरुकी की संख्या कितनी थी बेटा, 359। लगभग 359 प्रजातियां क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई। ये 784 से ये डाटा है कि जो विलुप्त हो चुकी है बेटा। अब सोचिए कितने हैं, समझ रहे हैं? और इसमें से कुछ आप चाहे तो लिख सकते हैं बेटा,
कुछ आप लिख लीजिए, कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है आपके पास, इसे लिखिए नई विलुप्त जातियाँ, नई विलुप्त जातियाँ अभी जो हाल में विलुप्त हुई हैं, कौन कौन सी है बेटा? जैसे आपको बताऊं, डोडो क्या है, एक पहले बेटा डोडो, ये डोडो कहाँ पाया जाता था बेटा? मॉरिशस में। कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस में। मॉरिशस, तो मॉरिशस में पाया जाता था बेटा डोडो। वो देखो ध्यान देना क्या होगी, विलुप्त होगी। क्वेगा, क्वेगा, क्वेगा कहाँ पाई जाती थी बेटा? अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती थी? अफ्रीका में। ये भी विलुप्त होगी। इसके अलावा बेटा आपसे बताऊं कौन सा, बली टाइगर हो गया, जावा टाइगर हो गया। इसके अलावा बली टाइगर, टाइगर, जावा टाइगर, टाइगर, ये सभी क्या होंगे बेटा? विलुप्त हो गए। इसके अलावा ध्यान देना, थाइलिसिम, ये कौन है? थाइसिन है, थाइलैसिन, थाइलैसिन, थाइलैसिन कहाँ है बेटा? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी बेटा समझिए क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। इसके अलावा बेटा देंगे स्टेलर समुद्री गाय, स्टेलर, स्टेलर, स्टेलर कौन सी होगी बेटा? समुद्री गाय, समुद्री गाय। ये कहाँ की है बेटा? रूस की। अभी देखिए अभी हाल में सभी क्या हो गया बेटा? गायब हो गए। समझ रहे हो? तो ये सभी चीजें क्या होगी बेटा? गायब हो चुकी है। तो आप सोचिए कि कितना संकट में है जैव विविधता। और इसके अलावा 1500 जातियां विलुप्त के कगार पे है। लगभग 1500 जातियां कैसे हैं? विलुप्त के कगार पे। इतने तो विलुप्त हो चुके हैं, अभी इसके अलावा 1500 जातियां अभी और विलुप्त के कगार पे है, वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। उनकी संख्या एकदम कम है, उनको बचाने की जरूरत है। तो बेटा अगर थोड़ी सी इसकी बात कर लूँ तो लगभग 1500 से अधिक जातियां 1500 प्लस जातियां विलुप्त के कगार पर हैं। मतलब वो कभी भी, आप बताऊं आपको, कभी बताऊं कभी भी ये विलुप्त हो सकती हैं। अब बेटा समाप्त हो सकती हैं। अब इसमें बताऊँ आपको ना बेटा, अगर इसका मैं थोड़ा सा परसेंटेज निकालने की कोशिश करूँ तो लगभग बेटा इसमें से 12% क्या है? पंछी हैं। 12% इसमें से क्या है बेटा? है पंछी हैं। 23% क्या? स्तनधारी हैं। 23% इसमें से क्या है बेटा? आपके स्तनधारी हैं। इसमें 23% बेटा आपके स्तनधारी जीव हैं। वही 32% क्या? उभयचर हैं। 32% क्या है बाबू? उभयचर है। इसमें 32% अल्लाह उभयचर है। और वही 31% क्या है? आवृतबीजी हैं। 31% आवृतबीजी हैं। और सोचिए ये सभी ऐसे डाटे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सभी विलुप्त के कगार पे है बेटा। ये सभी बच्चे कैसे हैं? ये बेटा ध्यान देना, विलुप्त के जा रहे हैं। ठीक है ना? पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, पर जिसका विलोपन लगभग 5 बार हो चुका है। समझिए ये 6वां बार विलोपन होने वाला है। समझ रहे हो? इस बार 6वां, मतलब 5 बार पृथ्वी पे जीव की उत्पत्ति हो चुकी है और 5 बार लोग जीव जन्म लिए और समाप्त तो भी हो चुकी है। ये 6वां बार जीव जन्म लिया है और 6वां बार विलुप्त के कगार पे हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे ये विलुप्त होंगे, आने वाले समय में हम लोग भी हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो कहा जाए बेटा पृथ्वी पर जीवन, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जिसमें जीवों का 5 बार विलोपन मतलब समाप्त हो गया है, विलोपन हो चुका है। यह 6वां बार
विलोपन होगा, विलोपन होगा। मतलब पृथ्वी पे जीव लिए, जन्म लिए, अब पूरे जीव क्या हो गए बेटा, समाप्त हो गए। और फिर इस बार देखो नंबर हम लोग का लगा है 6वीं बार, 6वीं बार में हम लोग भी हैं, समझ रहे हो ना। तो जब हम लोग हैं तो ऐसे फिर हमारे बाद जो नए जीव जन्म लेंगे तो ऐसे धीरे धीरे उनका भी विकास होगा, वो भी हम लोग के बारे में सर्च करेंगे। अच्छा इस प्रकार के कुछ लोग रहते थे क्या, जैसे हम लोग पहले सर्च करते थे डायनासोर था क्या, है नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी 20-20 फीट की मछलियाँ थी क्या, पूरे 6 फीट के क्या बिच्छू थे क्या। तो हम लोग अब रिसर्च करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग के बारे में आगे चल के जब क्या होगा, विलोपन होगा, तो हम लोग के बारे में भी रिसर्च चालू होगा, है कि नहीं है। चलिए देखिए बेटा थोड़ी सी बात कर ले हैं। अब बेटा जिसे देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी, हाँ विदेशी जातियों का आक्रमण। अब बेटा अगर विदेशी जातियों का आक्रमण की बात करेंगे लल्ला, इसमें बात करेंगे, जैसे एक हमारे पास क्या थी, नाइल पर्च नामक मछली थी, कौन सी थी, नाइल पर्च नामक मछली। और जो नाइल पर्च नामक मछली थी बेटा, हुआ क्या, इस मछली को ना लेके गया विक्टोरिया झील में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, विक्टोरिया झील में। और जब विक्टोरिया झील में डाला गया तो वहाँ की सियांड सील्ड मछली क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसको कहाँ डाल दिया गया बेटा, विक्टोरिया झील में। और जैसे विक्टोरिया झील में डाला गया तो विक्टोरिया झील में पाई जाने वाली मछली थी जिसका नाम क्या था बेटा, सियांड लीड। क्या थी, क्या बेटा, हाँ सिचलिड भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो सिचलिड मछली समाप्त हो गई। अब बेटा क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि जब ये मछली गई तो हो सकता है इससे ज़्यादा पावरफुल हो, इसके जो भी भोजन होंगे उन्हीं को क्या करती होगी, खा जाती होगी, नहीं खा जाती होगी, तो धीरे धीरे इनकी संख्या ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। आई बात समझ में, नहीं समझ में। अब जरा बताओ, अब जैसे मान लो यूकेलिप्टस लगा दूँ, और यूकेलिप्टस को जब लगा दोगे तो यूकेलिप्टस पानी ढेर खींचता है, और जो उसके अगल बगल के पौधे वो पानी कम खींच पाते होंगे। तो जाहिर सी बात है जब यही पानी तेजी से खींचता है, जब खींच लेगा तो अगल बगल के पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो बताओ उसका क्या होगा, समापन विलोपन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा बताओ, जो सिचलिड मछली थी वो क्या होगी बेटा, समाप्त होगी। इसके अलावा देखो जलकुंभी के बारे में बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जलकुंभी बंगाल का इसे आतंक कहते हैं बेटा, समझ रहे हो ना। तो ध्यान देना, दूसरा लिख सकते हैं बेटा जलकुंभी के बारे में, कुंभी, जो जलकुंभी है देखो आप लोग को पानी में दिखाई देगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बंगाल का आतंक कहते हैं बच्चे। इसे बंगाल का क्या कहते हैं बच्चे, लल्ला, आतंक। आपसे क्वेश्चन पूछ ले बंगाल का आतंक किसे कहते हैं बेटा, तो इसी को कहते हैं ना। और ध्यान देना, आगे कहते हैं, और ध्यान देना बेटा सबसे बड़ी बात है, यह इसका पुष्प बहुत ही क्या होता है, आकर्षित होता है। इसका पुष्प बहुत आकर्षित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका पुष्प बेटा कैसा होता है, बहुत आकर्षित होता है। और इसने ध्यान देना सबसे बड़ी बात है, तो इसीलिए बेटा इसको याद रखना, यहाँ पे जलकुंभी के बारे में भी ना, तो ये सब भी एग्जाम्पल, ये भी क्या करते हैं, जब जलकुंभी जहाँ होता है तो देखोगे ना, तो जलकुंभी इतना ज़्यादा ऊपर कवर कर लेगा कि उसके नीचे और कोई जीव सर्वाइव ही नहीं कर पाते, नए पौधे वहाँ उग ही नहीं पाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, एक तरीके से अतिक्रमण ही है। इसके अलावा बेटा अगर आपको एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं, अफ्रीका की कौन से याद कर लेंगे, कैलियन गैरीपाइनस, इसके बारे में भी याद कर सकते बेटा। तीसरा अफ्रीका की क्या थी बेटा, इसका नाम है कैलियस गैरीपाइनस। जो गैरीपाइनस है ये क्या की इंडिया के कैटफिश को ही प्रभावित करती है। जो ये कैलीपाइनस है, कैलियस गैरीपाइनस है, ये क्या करती बेटा
इंडिया की जो मछली थी, इंडिया की, जिसका नाम था कैटफिश, क्या नाम था, कैटफिश को प्रभावित किया, प्रभावित किया बेटा, समझे, ये क्या किया बेटा, प्रभावित किया। और जब प्रभावित किया बेटा, इसका मतलब ये है कि अब इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। तो बचाव करने के लिए हम लोग समझेंगे कैसे बचाव करेंगे, ठीक है ना, ये बातें क्लियर हो नहीं क्लियर हो। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे जैव विविधता में क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था। जब ह्रास हो रहा था, अच्छा एक क्वेश्चन और कभी आता है, पूछता है सहविलुप्तता। अब सहविलुप्तता किसे कहते हैं बेटा, जब एक जाति विलुप्त हो तो उसके साथ दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाए। जैसे एक दो जीव साथ साथ में सर्वाइव करते हो, जैसे लाइकेन, लाइकेन कैसे बनता है, कवक और शैवाल का क्या है, मिश्रण। अगर बेटा मैं आपसे कहूं, अगर कहा जाए सहविलुप्तता क्या होता है सर, सहविलुप्तता, तो बेटा अगर सहविलुप्तता की बात करेंगे तो कह सकते हो इसका मतलब सीधा होता है, जब एक जाति विलुप्त हो तो दूसरा जाति भी विलुप्त हो जाए, दूसरा जाति भी बेटा क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। जब एक जाति विलुप्त हो तो दूसरा जाति भी क्या हो जाए, विलुप्त हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, सहविलुप्तता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो जो बेटा हमारे पास लाइकेन है, क्या है, लाइकेन, लाइकेन को बेटा, जो लाइकेन है, लाइकेन कैसे बनता है, तो ये शैवाल प्लस कवक, शैवाल और प्लस कवक के साथ बनते हैं, शैवाल और कवक के साथ बनते हैं बेटा। तो एक चीज बताओ, अगर लाइकेन को हम लोग क्या करते हैं, याद करना, इसे प्रदूषण का सूचक यंत्र भी कहते हैं। जहां प्रदूषण होंगे वहां लाइकेन पाई जाएगी। अब लाइकेन आप देखेंगे तो लाइकेन क्या हो रहा है, शैवाल प्लस कवक का मिश्रण है। क्लास खत्म हो गया क्या सर का, ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चे ध्यान देना, लाइकेन जो है शैवाल और प्लस कवक क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर जैसे शैवाल, अगर लाइकेन समाप्त हुआ तो उसके साथ शैवाल भी समाप्त हो जाएगा, और क्या समाप्त हो जाएगा, कवक। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बेटा कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले